नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं अजीबो-गरीब और डरावनी कहानियों की दुनिया में। मैं हूं मिस्टर अनुराग और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। अगर आप रहस्यमयी और भूतिया कहानियों के शौकीन हैं, तो आप सही जगह पर हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के 2 बजे का समय था और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। हवेली के हर कोने में नाइट विजन कैमरे लगाए गए थे। कुछ जगहों पर एडवांस ऑडियो रिकॉर्डर और डिजिटल मल्टीमीटर फिट किए गए थे। नेहा को एक कुर्सी पर बांधा गया था। अर्जुन अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर के साथ सतर्कता से उसके सामने बैठा था, हर छोटी से छोटी हरकत पर नजर रखते हुए। रीना और कार्तिक अपने अपने मीटर लेकर हवेली में ऊर्जा के ग्राफ को मापने में लगे हुए थे। अचानक बीप की आवाज ने रीना के उपकरण में हलचल पैदा की, जो उसे रसोई की ओर संकेत दे रही थी। थोड़ी घबराहट के साथ रीना ने पानी का एक घूंट लिया और रसोई की ओर बढ़ी। यह हवेली, जो कभी गांव के सरपंच की थी, अब खंडहर बन चुकी थी। इसके अतीत का डर आज भी चारों गांवों में व्याप्त था। कहते हैं, आखिरी वंशजों ने 40 साल पहले यह हवेली छोड़ दी थी, भागते हुए और कभी न लौटते हुए। बहुत से बहादुर और जिज्ञासु लोग इस हवेली में गए, लेकिन उनमें से कोई भी वापस वैसा नहीं लौटा जैसा वह पहले था। इस हवेली की कहानी साधारण नहीं थी, बल्कि रहस्यमय और भयावह थी। रीना जैसे ही रसोई के पास पहुंची, उसे खिड़की के पास से सबसे ज्यादा स्पष्ट सिग्नल मिल रहे थे। वहीं दूसरी ओर कार्तिक हवेली के पीछे के बगीचे में तेज ऊर्जा संकेतों का पीछा करते हुए पहुंच गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपने अपने मीटर के ग्राफ पर एक गोला खींच दिया। उनके मीटर की सुइयां तेजी से संकेत दे रही थीं कि वहां कोई ऊर्जा मौजूद थी। जैसे ही सिग्नल रीना और कार्तिक के पास धीमे होने लगे, अर्जुन के कमरे में मीटर ने बीप की तेज आवाज शुरू कर दी। सतर्क होते हुए अर्जुन ने एक गिलास में दवा की कुछ बूंदें मिलाईं और नेहा को पिला दी। दवा का असर होते ही नेहा का शरीर कमजोर होने लगा, जिससे उस आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करने का मौका मिल गया, जो हवेली में भटक रही थी। कमरा अचानक डरावने माहौल में घिर गया और बाहर से फुसफुसाहट और कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। तभी कैमरा जमीन पर गिर गया और सारे उपकरण एक साथ बीप करने लगे। बाहर उल्लुओं की आवाजों ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया। इसी बीच नेहा ने अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया और अजीबो-गरीब आवाजें निकालने लगीं। तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तुम यहां मदद के लिए आए हो या मेरी तरह मुझे भी धोखा देने? नेहा, या यूं कहें कि आत्मा ने कड़वाहट से कहा। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। तुम लोगों ने मुझे इस हवेली में खिलौना बना दिया था। नेहा की आवाज में आत्मा ने कहा। ठाकुर ने मुझसे शादी की, लेकिन मेरे साथ उसने कभी कोई इंसाफ नहीं किया। फिर जब उसका मन भर गया तो मुझे हर रात अपने दोस्तों के सामने नचाता था। मैंने यह सब अपने बेटी के लिए सहा, लेकिन जब उनकी गंदी नजर मेरी बेटी पर पड़ी, तब मैंने सब्र खो दिया और कुल्हाड़ी से उन पर टूट पड़ी। मगर वो बहुत थे और मैं अकेली। ये कहते हुए नेहा जोर जोर से रोने लगी। हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, पर अब तुम्हें शांति पा लेनी चाहिए। अपनी बेटी के साथ इस दुनिया को छोड़कर चले जाओ। तभी रीना के मीटर में फिर हलचल होने लगी। उसने कार्तिक को इशारा किया और दोनों मीटर की दिशा में बढ़ने लगे। हवेली के एक हिस्से में पहुंचते ही मीटर तेज आवाज करने लगे और ठीक उनके सामने एक बवंडर सा उठने लगा। अर्जुन भी आवाज सुनकर दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। सारे उपकरण इस बात का संकेत दे रहे थे कि वहां जरूर कुछ था। उसने कहा था कि उन्हें यहां गाड़ दिया गया था। अर्जुन ने कहा, मुझे लगता है यहां कुछ जरूर है, खोदना पड़ेगा। खुदाई करने पर वहां से एक महिला और एक बच्चे के कंकाल मिले। उनके अंतिम संस्कार के बाद आत्माएं शांति पा गईं। हवेली अब उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो चुकी थी। एक बड़ा मामला सुलझ गया था। नेहा को पूरी तरह ठीक होने में 1 हफ्ता लगा, लेकिन ये उनके काम का हिस्सा था। सिल्वर हाइट्स हवेली के प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद चारों, अर्जुन, नेहा, रीना और कार्तिक,
लाइब्रेरी में बैठे अपने अगले मिशन पर चर्चा कर रहे थे। ये चारों भूतों का पीछा करने वाले शोधकर्ता थे, जिनका काम प्राचीन और खंडहर हो चुकी हवेलियों में छिपे रहस्यों की तलाश करना था। नेहा, तुम 3 दिनों से इस किताब में डूबी हुई हो, कुछ बताओगी भी? अर्जुन ने पूछा। मैं जिन्न के बारे में पढ़ रही हूं, नेहा ने जवाब दिया। कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है, और इन जिन्हों को बुलाने के लिए जिन मंत्रों का इस्तेमाल किया गया था वो लगभग 250 साल पहले एक किताब में दर्ज थे। वो किताब अब राजगढ़ महल के पुस्तकालय में है। क्यों ना हम वहां जाकर उस पर रिसर्च करें? अर्जुन ने संकोच करते हुए कहा। तुम फिर से एक शापित महल में जाना चाहती हो, जहां पहले ही इतने लोग मर चुके हैं? हमारा काम ही जोखिम उठाना है, रीना ने समर्थन किया। ठीक है, चलते हैं, कार्तिक ने लंबी सांस लेते हुए कहा। अगले हफ्ते चारों राजगढ़ की पहाड़ी पर स्थित उस सुनसान महल के लिए निकल पड़े। महल में प्रवेश करते ही उन्हें कबूतरों की गुटरगुओं के अलावा कोई आवाज सुनाई नहीं दी। हर कोना वीरान और टूटा फूटा पड़ा था। वे सभी सावधानीपूर्वक पुस्तकालय की खोज में जुट गए, जो कहा जाता था कि महल के निषिद्ध क्षेत्र में स्थित था। कई कमरों की जांच पड़ताल करने के बाद वे एक भव्य से शयन कक्ष में पहुंचे, जो राजा का प्रतीत हो रहा था। तभी नेहा की नजर एक विशाल और नक्काशीदार दर्पण पर पड़ी। वह दर्पण इतना बड़ा था कि उसमें पूरे कमरे का दृश्य दिखाई दे रहा था। जैसे ही नेहा ने उस पर हाथ रखा, पीछे से अर्जुन आकर उससे टकरा गया, जिससे नेहा दर्पण से जा टकराई। जोरदार धक्का लगने से वह दर्पण एक दरवाजे की तरह खुल गया। यह देखकर चारों मित्रों की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। क्या उन्होंने कोई खुफिया कमरा ढूंढ निकाला था? क्या हवेली में उनके साथ कुछ अनहोनी होने वाली थी, या फिर कहानी कोई नया मोड़ लेगी? जानने के लिए देखना न भूलें शापित हवेली का अगला भाग। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।